Hello everyone. This is part 3 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, The Making of Nationalism in Europe। तो देखो, अगर हम मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखें ना, तो हमको पता लगेगा कि वहां पर कोई भी नेशन स्टेट्स जैसे कि आज एग्जिस्ट करते हैं ना, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इस तरह से, तब वहां पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। जो आज के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है, ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज और कैंटन्स। इनमें जहाँ के जो रूलर्स होते थे ना, इनके पास अपनी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी, उसको वो रूल करते थे। मतलब इधर उन्हीं का अधिकार था पूरा, वो अपने आप कंट्रोल करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था ना, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब वहां पर मोनार्क के पास पूरी पावर है। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में आता था, जो कि उसकी टेरिटरीज होती थी, जहाँ पर अलग अलग तरह के डाइवर्स लोग रहते थे। वो ना ऐसा नहीं देखते थे खुद को कि हमारे पास एक कलेक्टिव कोई आइडेंटिटी है या हमारा कोई कॉमन कल्चर है। अक्सर वहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर है, जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के ऊपर रूल करती थी उस टाइम की। तो उधर ना अलग अलग तरह के रीजन्स के लोग या पीपल रहते थे। तो इसमें अल्पाइन रीजन्स, जो कि टायरोल, ऑस्ट्रिया या सुडेन्टेनलैंड आ गया, बोहेमिया भी आ गया। तो इस तरह के जो रीजन्स है वो सब भी आ जाते थे। तो इधर अरिस्टोक्रेसी जो है ना, मतलब जो अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाता है, जो एक थोड़ा सा ऊंचा वर्ग होता है ना, जिनके पास पावर होती है, या थोड़ा सा पैसे वाला ऊंचा वर्ग जो होता है ना, अरिस्टोक्रेसी उसको कहते हैं। तो जो अरिस्टोक्रेसी होती थी वो जर्मन स्पीकिंग थी। और इसमें देखो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी आ जाते थे, लोम्बार्डी और वेनिशिया। हंगेरी की बात कर लेते हैं। हंगेरी में देखो आधी जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार बोलती थी, और जो बाकी जो आधी थी ना, वो अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग भाषाएं बोलती थी। गलीशिया में जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो उच्चतम वर्ग था, ऊपर के लोग थे ना, अरिस्टोक्रेसी पोलिश बोलती थी गलीशिया में। इसके अलावा देखो तीन डोमिनेंट ग्रुप्स थे, जो कि इसी एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे। तो इसमें से देखो जो काफी थे ना, वो पीजेंट लोग थे, जो कि अधीन थे ना, वो पीजेंट्स लोग थे। जैसे कि नॉर्थ में बोहेमियंस या स्लोवेक्स हो गए, कैर्नियोला में स्लोवेंस हो गए, साउथ में क्रोट्स हो गए, ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स हो गए। अब देखो ये जो डिफरेंसेस थे ना, तो इसके कारण एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आ पा रही थी। एक तरह से जो लोग ये अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के थे ना, इनमें कुछ कॉमन था, या कुछ जो इनको बांध के रख रहा था, वो यही था कि ये सभी एम्परर जो था ना, उनको डिवोटेड है। एक तरह से एम्परर ही इनको बांध के रख रहा था। तो किस तरह से नेशनलिज्म का आइडिया या नेशन स्टेट का आइडिया आया? अब देखो अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सोशली बात करें, पॉलिटिकली, एक अरिस्टोक्रेसी जो थी ना, वो इस कॉन्टिनेंट की, यूरोप की डोमिनेंट क्लास होती थी। तो अरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे, वो किस तरह से यूनाइटेड थे, वो ना अलग अलग, वो अलग अलग देखो रीजनल डिविजन्स जो भी हो, वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ शेयर करते थे। उनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था। किस तरह का? देखो कंट्री साइड में इनके पास स्टेट्स होती थी, मतलब जमीन होती थी गांव देहात के एरिया में, और टाउन हाउसेस भी होते थे। और हाई सोसाइटी के लोग या फिर डिप्लोमेसी के काम से फ्रेंच भी बोल लेते थे। इनकी फैमिलीज जो है ये मैरिज के टाइज से जुड़ी होती थी, मतलब इनके बीच इस तरह से रिश्ते होते थे अरिस्टोक्रेसी में। और ये जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थी ना, ये एक स्मॉल ग्रुप ही था, मतलब कम ही लोग थे अरिस्टोक्रेसी के, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जो उस टाइम पर ज्यादातर लोग थे ना यूरोप के, मतलब जो मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की, वो पीजेंट्री थी, पीजेंट्स थे। वेस्ट में देखो काफी सारा जो लैंड था उसमें टेनेंट्स थे, मतलब किराए पे रहने वाले, या फिर स्मॉल ओनर्स हो गए। या फिर अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था, इधर लैंड होल्डिंग इस तरह से थी कि बड़े बड़े स्टेट्स है, मतलब बड़ा बड़ा लैंड है। अब उनको कल्टीवेट करते हैं सर्फ। सर्फ क्या होते हैं, ये हम पिछले पार्ट में पढ़ के आए हैं। आपको बता देता हूँ, सर्फ मतलब एक लैंड है, उसमें कोई लैंड ओनर उसको सुपरवाइज कर रहा है, और एक सर्फ उसमें काम करे जा रहे हैं, मतलब मजदूर, जो कि स्लेव की तरह ही काम करे जा रहे हैं जब तक लैंड ओनर इस तरह चाह रहा है। अब देखो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई या ट्रेड की ग्रोथ हुई, तो इसका मतलब टाउन्स भी ग्रो करेंगे, और अलग अलग कमर्शियल क्लासेस जो आने वाली है, तो वो सभी मार्केट की प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हो गई थी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लेकिन फ्रांस या फिर जर्मनी के पार्ट्स में ना, ये 19th सेंचुरी में ही हुई। अब इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग सोशल ग्रुप्स आ गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनी, एक मिडिल क्लास बनी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स होते थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे ना, ये थोड़े कम थे लेट 19th सेंचुरी तक।
अब देखो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास होते थे ना, तो उनके अंदर नेशनल यूनिटी के जो आइडियल्स थे ना वो आते जा रहे थे, जो कि क्योंकि देखो वो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थी ना उनको हटाना चाहते थे, उनको हटाने की पॉपुलैरिटी भी इन्हीं लोगों के अंदर आई थी। अब नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है देखो, जो आइडियाज थे ना नेशनल यूनिटी के, ये 19th सेंचुरी के, अर्ली 19th सेंचुरी के यूरोप में ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थे ना उससे काफी लिंक्ड है। अब लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आता है, लिबर का मतलब होता है फ्री करना, फ्री। तो जो नई मिडिल क्लास लिबरलिज्म, जो न्यू मिडिल क्लासेस जो थी ना वो लिबरलिज्म चाहती थी, वो फ्रीडम चाहती थी इंडिविजुअल की, कि सभी लॉ के आगे इक्वल हो, उनकी इस तरह की इच्छा थी। पॉलिटिकल भी देखो, एक इस एम्फेसिस इस तरह का था कि एक गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि हम वोट करें, हमारे कंसेंट से गवर्नमेंट आए, तो इस तरह का एम्फेसिस एम्फेसाइज कर रहे थे लोग। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही देखो, लिबरलिज्म हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से इसका मतलब ऑटोक्रेसी का एंड हो और जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्लास 9 में पढ़ा था ना, 3 क्लासेस होती है, नोबिलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना उनका एंड हो और ऑटोक्रेसी का एंड हो, जो एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाती है उसका एंड हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। इस तरह की बातें लिबरलिज्म से जोड़ी जाती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अब 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे ना वो ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लोगों के पास, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वायलेशन ना हो, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसके पास रहे। अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ का अक्सर हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात करें। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है ये भी हम पढ़ा है पहले की क्लासेस में, मतलब सभी को वोट का अधिकार, ये हो जाता है यूनिवर्सल सफरेज, राइट टू वोट सबको। अब देखो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी के लिए वहां पर पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो राइट जो है ना, वोट का राइट एक तरह से प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिल गया था, कि आप वोट कर सकते हो और इलेक्ट भी हो सकते हो, इलेक्ट कर भी सकते हो। अब जो व्यक्ति के पास, जो जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, और सभी विमेन को पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया। सिर्फ देखो जकोबिन्स की जब थोड़े से टाइम के लिए गवर्नमेंट आई थी ना, तभी सभी एडल्ट मेल्स को बेशक प्रॉपर्टी हो या ना हो उनको सफरेज मतलब राइट टू वोट का अधिकार मिल गया था। लेकिन फिर देखो नेपोलियनिक कोड आ गया, तो फिर से लिमिटेड सफरेज हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें विमेन को फिर से माइनर का स्टेटस मिल गया, विमेन को माइनर का स्टेटस मिल गया। तो अब वो देखो अपने फादर्स और हस्बैंड की अथॉरिटी का सब्जेक्ट है, मतलब अब वो अपने फादर्स और हस्बैंड्स के अधीन है, वो देखेंगे उनको। अब 19th सेंचुरी से और अर्ली 20th सेंचुरी से ना वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, उन्होंने एक ओपोजिशन मूवमेंट चलाई है, ऑर्गेनाइज किए है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मांगने के लिए, कि हमको भी पॉलिटिकल राइट्स बराबर मिले, हम भी वोट करें। अब इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो लिबरलिज्म हमेशा मार्केट की फ्रीडम की भी बात करता है, और जो स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है गुड्स या कैपिटल की मूवमेंट पर, इसको भी हटाने की बात करता है इकोनॉमिक स्फीयर के बात से देखें तो। अब 19th सेंचुरी में ना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती जा रही थी मिडिल क्लासेस में। तो अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में देखो, जो फर्स्ट 19th सेंचुरी के पहले हाफ में हुआ ना उसका एग्जांपल ले रहे हैं। अब नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, तो इन सभी ने ना 39 स्टेट्स की अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक कन्फेडरेशन मतलब एक संघ बना दिया था नेपोलियन ने, मतलब एक जो इतना बड़ा देश बनाया था ना उसमें 39 स्टेट्स थी। अब इसमें हर एक के स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने अपने वेट्स या मेजर्स वो यूज करता था। तो अब एग्जांपल देखो, एक मर्चेंट जो है 1833 में हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग के लिए ट्रेवल कर रहा है अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स आए बीच में, और उसको देखो कस्टम ड्यूटी जो है ना लगभग 5% की हर एक बैरियर पर देनी पड़ी है। अब जो देखो ड्यूटीज है ये हमेशा किस तरह से लगाई जाएगी, वो जिस उस स्टेट के वेट या मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब हर एक रीजन का अपना अपना वेट और मेजर्स का सिस्टम है, तो उसको कैलकुलेट बार बार करना पड़ता था, तो इसमें भी टाइम लगता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक क्लोथ को मेजर करना है, तो एलए में मेजर किया, तो एक रीजन में एलए की एक लेंथ है, दूसरे रीजन में एलए की एक लेंथ है। अब टेक्सटाइल मटेरियल किसी ने फ्रैंकफर्ट में खरीदा है, तो उसको एलए के लिए देखो कितना मिलेगा, 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ मिल जाएगा उस एलए में। अगर मेंस में खरीद लेगा, मतलब ये अलग अलग जगह पर एलए की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है। फ्रैंकफर्ट में ये थी, मेंस में 51.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, और फ्रीबर्ग में 53.35 सेंटीमीटर मिलेगा।
तो इस तरह की जो कंडीशंस थी ना, इसको लोग एक तरह से इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल की तरह देखा जाता था नई कमर्शियल क्लासेस के द्वारा, और ये चाहते थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए जिसमें ना मूवमेंट हो सके गुड्स की भी, लोगों की, कैपिटल की, इस तरह की कोई भी बैरियर्स बीच में ना आए, दिक्कतें ना आए। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन या फिर कह लो आप जोल्वरिन उस भाषा में, ये बनाई गई थी और इसका इनिशिएटिव लिया था प्रूशिया ने, और इसको काफी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो यूनियन थी ना, अब इसने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, और जो करेंसीज थी 30 होती थी, अब सिर्फ 2 करेंसीज है, इतना रिड्यूस भी कर दिया। तो अब देखो, एक रेलवे का नेटवर्क भी बनने लगा, तो इसके कारण मूवमेंट और इजी हो गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आने लग गए। तो इस तरह से नेशनल यूनिफिकेशन में, मतलब देश को एक करने में इसने भी काम किया है। तो एक ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर सी चल पड़ी थी, तो इसके कारण जो अलग अलग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उस टाइम पर बढ़ रहे थे ना, वो और बढ़ने लग गए थे। तो इसी के साथ अभी हम चैप्टर का ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।